7 अगस्त 2025 जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का प्रूफ दिया है, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंगलुरु के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से भी ज्यादा फेक वोट्स का एविडेंस देकर ईसीआई पर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, जिसके बाद सभी लोग यह राह देख रहे थे कि इस पर इलेक्शन कमीशन क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि यह मामला काफी सीरियस थी। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और राहुल गांधी के सारे एलिगेशन का रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन रिस्पॉन्स के नाम पर उन्होंने जो जवाब दिया, उससे वोट चोरी वाले इस स्कैंडल पर और भी ज्यादा शक होने लगा। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों, इसका पता क्या दिया जाता है? 0 नंबर। इसी बीच बिहार से न्यूज आती है और पता चलता है कि बिहार के 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जा चुके हैं और 22 लाख लोगों को बिना डेथ सर्टिफिकेट के डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। जिसके बाद राहुल गांधी का ये वोट चोरी वाला मुद्दा और भी स्ट्रांग हो गया। 7 अगस्त के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ये बताते हैं कि उनकी 30 से 40 लोगों की एक डेडिकेटेड टीम ने पिछले 6 महीने तक ग्राउंड पे काम करके यह पता लगाया कि बेंगलुरु के महादेवपुरा लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुए थे, उसमें 6.5 लाख के आसपास वोट्स कास्ट हुए थे, लेकिन इनमें से 1 लाख से भी ज्यादा वोट्स फर्जी थे। राहुल गांधी ने सबूत के साथ यह क्लियरली एक्सप्लेन किया कि ये 1 लाख फर्जी वोट्स 5 अलग अलग कैटेगरीज के अंडर आते हैं, जिसमें पहला कैटेगरी है डुप्लीकेट वोटर्स का, जिसमें एक ही इंसान मल्टीपल जगह पे वोट किया था। इस बात का प्रूफ देते हुए राहुल गांधी ने इसका एग्जांपल भी दिया, जैसे कि आदित्य श्रीवास्तव, ये महाराष्ट्र में भी वोट करता है, कर्नाटका में भी वोट करता है, यूपी लखनऊ में भी वोट करता है और बेंगलुरु में भी वोट करता है। मतलब एक ही इंसान 4 जगहों पे वोट कर रहा है। वोटिंग इन मल्टीपल पोलिंग बूथ्स इन कर्नाटका in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. This is the gentleman called Aditya Srivastava. और ऐसे 11,965 वोटर्स थे। इस फर्जी वोटर का दूसरा कैटेगरी था फेक एड्रेसेस का। इसका सीन क्या था कि 40,000 घर का एड्रेस लिटरली 0 था। House number 0. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. इस फर्जी वोटर में तीसरा कैटेगरी था बल्क रजिस्ट्रेशन का। इसमें क्या था कि एक सिंगल बेडरूम के घर में 80 वोटर्स रजिस्टर थे। एंड जब राहुल गांधी की टीम ने इसे जाके वेरीफाई किया तो पता चला कि वहां पे एक सिंगल फैमिली रहती है। So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we threaten. और ऐसे वोटर्स का नंबर 10,452 लोगों का था। इस फर्जी वोटर का चौथा कैटेगरी है इनवैलिड फोटो, मतलब एक ही फोटो मल्टीपल जगह पे थे और 4,000 से ज्यादा लोग तो ऐसे थे जिनका कोई फोटो ही नहीं था। इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। इस फर्जी वोटर का 5वां कैटेगरी है फॉर्म 6 का मिसयूज करना। फॉर्म 6 ये बेसिकली उनके लिए होता है जो 18 से 25 साल के न्यू वोटर्स होते हैं। राहुल गांधी ने बताया कि 33,000 से भी ज्यादा वोटर्स ऐसे थे जो फॉर्म 6 का मिसयूज कर रहे थे। इसके लिए राहुल गांधी ने 70 साल की शकुन रानी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे 70 साल की एज में यह न्यू वोटर बनी है। There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. And you see very interesting thing here. She appears twice on the voter list. So this is essentially a zoomed in picture that they've taken. And this is now suddenly a new voter. हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब उनके लिए फॉर्म 6 का मिसयूज किया गया था। राहुल गांधी के इस एक्सपोजे के बाद पूरी मीडिया और सोशल मीडिया पर हल्ला होने लगा। दोनों पार्टीज एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाने लगती है। राहुल गांधी ने तो यह तक कह दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें डिटेल डेटा दे दे तो हम ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी गलत तरीके से पीएम बने हैं। यहाँ सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए जो इलेक्शन करवाती है और जिसके थ्रू हमारे एक वोट पॉलिटिशियंस को जाता है। राहुल गांधी के इन एलिगेशंस के बाद देश की जनता इस उम्मीद में थी कि ईसीआई सामने से आकर राहुल गांधी को झूठा साबित कर दे प्रूफ के साथ, या जो भी इशू है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे सामने रखे, क्योंकि हमने वोट दिया है तो हमारे ये हक बनता है कि हम ये जान सके कि हमारे वोट के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है। खैर देर सही पर राहुल गांधी की इन एलिगेशंस का ईसीआई रिस्पॉन्ड करती है, बट ईसीआई का रिस्पॉन्स ऐसा था कि उसने कई सारे नए सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले तो ईसीआई ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जस्ट 1 घंटे बाद ट्वीट करके बताती है कि नहीं राहुल गांधी जो भी क्लेम कर रहे हैं वो सारे मिसलीडिंग है। उसके बाद ईसीआई एक और ट्वीट करती है कि अगर राहुल गांधी को इतना ही भरोसा है अपनी इन्वेस्टिगेशन पर तो वो ओथ साइन करे तभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मतलब तरीके से तो ये होना चाहिए था कि ईसीआई को इस पे इन्वेस्टिगेशन करके राहुल गांधी की तरह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के सारे एलिगेशंस को झूठा साबित करती, ताकि हमें भी लगता कि हाँ ईसीआई यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखाई है और हम ईसीआई पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बट नहीं, ईसीआई बस अड़ी थी कि राहुल गांधी पहले ओथ साइन करे तभी हम जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड थक हार कर राहुल गांधी की इस एक्सपोजे के 10 दिन बाद ही
ईसीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ईसीआई ने क्या रिस्पांस दिया यह सुनो। ईसीआई के ऑफिशियल ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार जी इमोशनल कार्ड खेलते हैं ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने वोटर को अपराधी बना दिया है, राहुल गांधी ने संविधान का अपमान किया है। मतलब बिना लॉजिक वाली बातें करके ईसीआई सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है। सिंपल सी बात है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन का ही डेटा दिया था, अपने पास से कुछ भी नहीं बनाया था। जो वोटर लिस्ट था, जो रजिस्ट्रेशन था, जो एड्रेसेस थे, सारे ईसीआई के ही रिकॉर्ड से लिए गए थे। तो अगर उसमें कुछ गलती नजर आती है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? ऑफ कोर्स ईसीआई की। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर एक बहुत ही स्टूपिड सा स्टेटमेंट देती है। ज्ञानेश कुमार का कहना था कि मशीन रीडेबल डेटा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इससे प्राइवेसी का इश्यू हो सकता है। हम किसी की भी माँ, बहनें, बेटियों का वीडियो नहीं दिखा सकते, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते प्राइवेसी की वजह से। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो एक बात बताओ, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का क्या सेंस बनता है और यहाँ पे एक पब्लिक सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है ताकि एक अंदाजा लगाया जा सके कि क्या सच में इतनी संख्या में पब्लिक पहुंची थी वहां पे वोट डालने। उसको देने में क्या दिक्कत है? चलो अगर फुटेज नहीं भी देना था तो कम से कम एक ढंग का बहाना तो दे देते। और यहाँ पे किस प्राइवेसी की बात हो रही है? आज की डेट में हम कॉमन लोगों की कोई प्राइवेसी बची भी है? गवर्नमेंट के पास हमारा पूरा बायोमेट्रिक डेटा है आधार के जरिए। गवर्नमेंट हमारी यूपीआई आईडी ट्रैक करती है कि हम कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और अभी तो इनकम टैक्स का एक नया रूल आया है कि अब सरकार आपकी सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट, पर्सनल ईमेल, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब हर तरीके के अकाउंट सरकार एक्सेस कर सकती है बिना आपके परमिशन के। तो प्राइवेसी के नाम पर हमारे पास बचा ही क्या? हाउस नंबर 0 कंट्रोवर्सी पर ईसीआई का कहना था कि यह प्रोविजन होमलेस लोगों और माइग्रेट वर्कर्स के लिए होता है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है और उसका पता क्या दिया जाता है? 0 नंबर। टेक्निकली ये बात सुनने में सही लगती है बट इंप्लीमेंटेशन में जो गैप्स है उसको इग्नोर किया गया। मतलब अगर हाउस नंबर 0 लेजिटिमेट है तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस क्यों नहीं है? ईसीआई को ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया बताना चाहिए था कि हाउस नंबर 0 एलोकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, बट ईसीआई ने यहाँ पे कुछ नहीं बोला। डुप्लीकेट वोटर आईडी इश्यू पर तो ईसीआई ने खुद ही एक तरह से कॉन्फ्रेंस कर लिया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि डुप्लीकेट एंट्रीज होती है, यह एक ऑन गोइंग प्रोसेस है उन्हें आइडेंटिफाई करके डिलीट करने का। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये ऑन गोइंग प्रोसेस है तो 2024 के इलेक्शन से पहले यह कंप्लीट क्यों नहीं हुआ या इसे कंप्लीट रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आधार के साथ बायोमेट्रिक लिंकिंग टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, तो फेस रिकॉग्निशन से, फिंगरप्रिंट मैचिंग से डुप्लीकेट डिटेक्शन इजीली की जा सकती है। और अभी तो 2025 चल रहा है, एआई का दौर चल रहा है, तो अभी के डेट में डुप्लीकेट्स को मैन्युअली आइडेंटिफाई करने का क्या सेंस बनता है? और ऊपर से इसका एक्सक्यूज देना, ये तो बिट्रेयल जैसा फील होता है। आगे ईसीआई ने 80 लोग एक घर में रजिस्ट्रेशन के ऊपर अपना डिफेंस दिया। ईसीआई ने कहा कि अर्बन एरियाज में माइग्रेट वर्कर्स या पीजी एकोमोडेशन में मल्टीपल लोग टेम्परेरी रह सकते हैं। लेकिन इंडिया टुडे के ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन से यह मालूम चला कि 10 से 15 स्क्वायर फुट के एक हाउस में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? पता नहीं इसे यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रही है। फॉर्म 6 मिसयूज के केस में जब 70-80 साल के लोग न्यू वोटर्स भर रहे थे तब ईसीआई ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि एज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन यह एक सिस्टमेटिक फेलियर है। लेकिन यहाँ पे कोई सिंगल केस नहीं है बल्कि ऐसे हजारों केस है। तो यहाँ पे आधार से डेट ऑफ बर्थ का क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया? और बीएलएस को 70-80 साल और 2025 में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता क्या? मतलब कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईसीआई ने जर्नलिस्ट को सिर्फ एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स कैसे ठीक किए जा सकते हैं इस पर किसी ने बात ही नहीं की। तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्या इसे ठीक किया भी जा सकता है या फिर ये ऐसा ही चलता रहेगा? तो देखो, सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी की डेट में ईसीआई में ट्रांसपेरेंसी की कमी दिख रही है। तो ईसीआई को अभी तुरंत बिना किसी बहाने के मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट को रिलीज कर देना चाहिए ताकि जिसको भी चेक करना है वो चेक कर सके और वेरीफाई कर सके कि यहाँ सब कुछ ठीक है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मशीन रीडेबल लिस्ट से वोटर्स की प्राइवेसी वायलेट हो सकती है और उन्होंने 2019 के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का हवाला दिया। बट एक्सपर्ट्स का यहाँ कहना है कि यहाँ प्राइवेसी के नाम पर सिर्फ डेटा को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सस्पिशियस तो तब बढ़ जाती है जब बीजेपी एक न्यू रूल लेकर आती है कि सीसीटीवी फुटेजेस को 45 डेज के अंदर ही डिलीट कर दिया जाएगा। भाई मेरे, ये 21वीं सदी चल रही है। ये वो जमाना है
हैं जहां हजारों टेराबाइट का डेटा हम एक सिंगल हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं, तो डेटा को डिलीट करने की क्या जरूरत है, और वो भी तभी जब ओपोजिशन पार्टी सीसीटीवी फुटेजेस की मांग कर रही हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ECI फॉर्म 17C और फॉर्म 20 जैसे लीगली रिक्वायर्ड फॉर्म कभी अपलोड नहीं करती। फॉर्म 17C पुलिंग बूथ पर डाले गए वोट्स का रिकॉर्ड होता है और फॉर्म 20 फाइनल रिजल्ट शीट होती है। यह फॉर्म ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ECI को इन फॉर्म्स को अपनी वेबसाइट पर टाइम पर एक्सेसिबल एंड मशीन रीडेबल फॉर्म में अपलोड कर देना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ECI ये सब रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रही है, तो शायद इसलिए क्योंकि आज के डेट में ECI ट्रूली इंडिपेंडेंट है ही नहीं। कैसे? देखो, राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का एलिगेशन लगाया तो ECI ने इनसे शपथ पत्र मांग लिया, बट वही बीजेपी से अनुराग ठाकुर भी सेम काम करते हैं। वो भी आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के भी 6 सीट्स में फ्रॉड हुआ है और प्रूफ भी दिखाते हैं, बट ECI ने क्या अनुराग ठाकुर को मिसलीडिंग कहा? नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये जो मैंने बताया ये तो शायद ECI का इंडिपेंडेंट ना होने का एक एग्जांपल था, बट ECI इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, इसके कुछ रीजंस हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 to 42 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ये अपॉइंटमेंट सिर्फ सरकार के एडवाइस पे ही करते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन की बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन थी क्योंकि कमिश्नर्स इंडिपेंडेंट और आउटस्पोकन सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी जिसमें कहा गया कि जब तक पार्लियामेंट की कोई न्यू रूल नहीं बनती तब तक इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट एक कमेटी करेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन सरकार ने इस रूल को बाईपास करके एक नया रूल पास किया जिसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और उसके बदले प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए गए एक कैबिनेट मिनिस्टर को कमेटी में डाल दिया गया। इसका सीधा मतलब तो यही था कि अब सरकार अपनी पसंद की इलेक्शन कमीशनर्स को अपॉइंट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए लॉ को चैलेंज किया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फाइनल सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस एमपीज का भी कहना है कि जब तक इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक वोट मैनिपुलेशन जैसे इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है? तो देखिए, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ठीक करना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो ओरिजिनल रूलिंग दी थी उसको वापस लाना चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सिलेक्शन पैनल का हिस्सा हो। इससे होगा क्या कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी बनी रहेगी। दूसरा, रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स को पॉलिटिकल पोस्ट लेने पर बैन लगाना चाहिए। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट के किसी पोस्ट पे नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता है तो इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर किसी कमिश्नर्स को ये पता रहेगा कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं जा सकता है तो वो अपने टेंचर में और भी ज्यादा न्यूट्रल होकर काम करेगा। सोचिए, अरुण गोयल जो इलेक्शन डेट अनाउंस होने से 2 दिन पहले ही रिजाइन किया और फिर बाद में क्रोएशिया का एम्बेसडर बना दिया गया। ऐसे एग्जांपल्स इसी की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाते हैं। यहाँ पे कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि ECI ने लोगों का भरोसा खोया है और अगर ECI इन भरोसे को जीतना चाहती है तो उसे इन सारे चैलेंजेस को अपनाने होंगे और इस वोट चोरी वाले मुद्दे को और बेटर तरीके से एड्रेस करने होंगे। और आप यहाँ पे अगर चुप बैठते हो तो ये गलत है, क्योंकि अगर वोट मैनिपुलेशन हुआ है तो ये हमारे ही वोट के साथ हुआ है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सारे वोटर्स अवेयर हो और ECI से क्वेश्चन पूछे ताकि इलेक्शन कमीशन एक्चुअल में फेयर इलेक्शन करवाए ताकि हमारे डेमोक्रेसी पर कोई दाग ना लगे।